वाला लॉक आप वापस समझा देना। आखिर में जो आपने पाया था ना, क्या वाला पोस्ट से लॉक। हाँ वो तो समझा, मैं तो ऐसे पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ाया था। हाँ वो एग्जाम में कट होगा शायद, इसलिए इतना अच्छे से नहीं पढ़ा। पढ़ा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा बताया हूँ, तो समझ नहीं आएगा तेरे, इतना ही बताया कि तेरा समझ आया। अरे वो सोने का चांदी की परत चपका है, मैंने स्टील की परत लगाया, सोना चमक नहीं रहा और ना मानता नहीं है मैं क्यों। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। अब देख इसमें क्या करते थे हम, सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, कोई भी पावर नहीं देते थे, पोटेंशियल खुद से जनरेट होता था। अब इस बार हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी देंगे और सॉल्यूशन को कैरी आउट कराएंगे, मतलब सॉल्यूशन में रिएक्शन आयंस का एक्सचेंज कराएंगे। उसमें ऑटोमेटिक होते थे, इधर से उधर जाते थे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण से आयंस एक्सचेंज होंगे। तो पहले वाले में अपने आप, पहले में तो अपने आप ही होते थे ना, जेड को जेड एन में डाल दो तो जेड से हटने लगते थे। कॉपर को कॉपर में डाल दो तो कॉपर में चढ़ने लगते थे, ये सब होता था। और उससे क्या होता था, आयंस ऊपर जाते थे। अब ऊपर से आयंस आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आयंस देंगे और फिर वापस वहाँ पे जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट होगा। मतलब अपन रॉड डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो वो आयंस सॉल्यूशन में जाएगा। हाँ सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से आएंगे भी दूसरी रॉड में, दूसरी में आ गए, सब में आ गए। पहले क्या होता था, दो रॉड डालते थे, एक से गिरते थे, एक में चढ़ते थे और ऊपर चढ़ते थे। अब क्या होगा, ऊपर से ऑलरेडी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा जब बैटरी रहेंगी तो अब वापस पहले गिर के चढ़ते थे, अब ऊपर से आएंगे मान ले और नीचे जाएंगे, तो सॉल्यूशन में चेंजेस होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं हम, कॉपर समझते हैं, एक ही कंटेनर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो अभी आप टेबल के ऊपर भी करवाओ केमिकल लाकर। हाँ वो करवाऊँ, ये क्या होगा, ये मान ले कॉपर की रॉड, ओके। यहाँ भी क्या की रॉड है, कॉपर की, ठीक है। अंदर क्या होगा,
CuSO4 का सॉल्यूशन हुआ ना कहते एक पॉजिटिव नेगेटिव का। यहाँ क्या लगी होगी? बैटरी कितने रुपए वाली? देखो जितने वाली खरीद सकते हो, ठीक है, समझ गए? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव किधर से कनेक्ट रहेंगे इस बार? उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा ना भाई, उसी से तो मेन चीज होंगी। अभी अभी समझ ले थोड़ी देर, 5 मिनट शांति से, तो अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? देख क्या होगा बता, इधर से नेगेटिव चार्ज जाएंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहेंगे। हाँ नेगेटिव तरफ, हाँ तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। हाँ प्रोटॉन कौन घुस सकते हैं, तो उधर मत घुस, अभी Cu के चार्जेस रहेंगे। देख यहाँ Cu नेगेटिव प्लस एक तरफ से आना चाहेंगे, हाँ नेगेटिव खींच रहा है तो यहाँ पॉजिटिव भरना चाहेंगे ना। अब वैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव भरना चाहेगा। अब बता क्या होगा यहाँ के Cu में, क्या होगा? ये बैलेंस, ये Cu एक तरफ से क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देते जाएगा, वो वापस लेगा नहीं। और भैया कोई चीज Cu है, अभी इलेक्ट्रॉन देने से Cu2 पॉजिटिव बनेगा या लेने से बनेगा? देने से बनेगा ना। तो यहाँ रॉड में पॉजिटिव बचेंगे ना, जब भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बचने का बिहेवियर रहेगा, तो क्या करेगा वो? देगा, छोड़ेगा ना। इसलिए बोलता हूँ 5 मिनट समझ लिया कर, कंफ्यूज बहुत जल्दी होता है, क्या हो गया। क्यों क्वेश्चन ऐसे रहते? नहीं यार बहुत पहले का पढ़ा हुआ है ना, इसलिए भूल जाता हूँ। रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन किया भी नहीं मैंने उसका। कितने साल? 10 साल? नहीं यार, पिछले साल तो कराया तो। कैथोड नेगेटिव होगा, यहाँ पे हमें रिडक्शन होगा, नेगेटिव टर्मिनल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देख यहाँ नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, फिर यहाँ आएंगे तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होंगे, बैटरी में डिफ्यूज होंगे नेगेटिव चार्ज, और फिर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे। हाँ तो ये क्या करेगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, ठीक है। यानी यहाँ कौन सी रिएक्शन होंगी? Cu2 पॉजिटिव मान ले है या Cu का आयंस है, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव चलेगा, Cu2 प्लस वाली है। हाँ Cu2 प्लस है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से Cu बनते जाएगा। अब वैसे यहाँ पे क्या होगा बताइए, पॉजिटिव है तो इधर तो पूरा पॉजिटिव चलना चाहिए, तभी तो होगा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव गिरेंगे यहाँ नेगेटिव जाते जाएंगे। तो ये और से जाएगा, इसमें क्या होगा, Cu से क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव बचते जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, वो यहीं पे जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं जा रहे हैं, तो प्रोसेस चलते रहेंगे, ठीक है। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा था इसलिए हुआ, ठीक है। उल्टा होता तो उल्टा होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। उल्टा होता तो उल्टा हो जाता, पर उल्टा होता तो फिर क्या होता है, ये एनोड रॉड है, ये Cu है, Cu पॉजिटिव वर्क ही नहीं करते, वहीं के वहीं रुक जाते, क्योंकि इधर पहले से ही ऑलरेडी भरा हुआ है ना, अब कहाँ से वो करेगा एक्स्ट्रा। तो एनोड नेगेटिव ऑक्सीडेशन, उसमें हम क्या लेते थे, कैथोड को पॉजिटिव लेते थे, ठीक है, इसमें अलग रहेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव लेना है, और तो यहाँ
यहाँ से नेगेटिव एनर्जी और यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, ये पॉजिटिव होते जाएगा, छोड़ते जाएगा यहाँ। तो एक तरफ से एक चीज दिख रही है कि ये मोटा होते जाएगा ठीक, और ये पतला होते जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देख इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में पहली तो चीज क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, ये क्या होंगी पहली चीज इसमें, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे ही बैटरी खत्म वैसे ही गैस समझो बस। हाँ, सेकेंड चीज क्या होगी इसकी, इसमें डेल जी या गिब्स एनर्जी क्या होगी, इसमें नेगेटिव होती थी, इसमें कौन जहाँ नेगेटिव होती है वहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जहाँ पॉजिटिव होंगी वहाँ पे क्या होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ एक पढ़ाया था ना कि तो ये तो वही हो गया ना पहला पॉइंट। हाँ तो उसके कारण ही तो ये आया है, इसका मतलब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। हाँ अब डेल जी पॉजिटिव होगा तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा बता, सेल का एक रिएक्शन पढ़ा था तूने, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई। हाँ अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता था, अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो क्या होगा थर्ड चीज ई ऑफ सेल नेगेटिव को करेंगे लेस देन 0। ये तीन चीज यहाँ से समझ आएंगे। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये यूज क्यों किया जाता है बता। पहला तो किया जाता है कॉपर का प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, और ये ऐसे बहुत से होते हैं पर दो मेन बताऊंगा मैं देखो, कॉपर प्यूरिफिकेशन, और सेकंड होता है यूज इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी किसी के ऊपर परत चढ़ाना, जैसे मेरा सोने का मग था मैंने इसके ऊपर स्टील की परत चढ़ा दी, ठीक है, है सोने का मग यार। जैसा कई होता है ना कि आभूषण पहनते हैं पर रियल में सोने के थोड़ा ना रहते हैं, कई गवर्नमेंट जैसे दरवाजे खींचने वाले वो रहते हैं कि तो कई के देखना बड़े चमकते हैं, क्रोमियम के रहते हैं, क्या करते हैं वो क्रोमियम की पॉलिश लगवा देते हैं। अभी बनाऊंगा इन दोनों को अच्छे से टेंशन अपने टेबल के ऊपर, हाँ टेबल के ऊपर, बस दिमाग में इमेजिन करना सब रखना है, ठीक है। तो पहले कॉपर प्यूरिफिकेशन को समझने की जरूरत नहीं, ये समझ आया तो यहाँ से देखिए। अब मान लो वही एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉपर की ये इम्प्योर डाल दिया, इम्प्योर, और ये पे प्योर, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कराया बैटरी लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीडे, ठीक है, एवरीडे लगाया, ठीक है। अब क्या होते जाएगा बता, यहाँ से कॉपर Cu2 पॉजिटिव यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे आते जा रहा है, तो ये ठीक है प्योर बनेगा। तो थोड़ी देर सुनना, गवार में क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉपर का प्यूरिफिकेशन। हाँ तो यहाँ पे पहले से इम्प्योर रखा है, हाँ, और ये रॉड में कुछ नहीं रखा है या फिर प्योर रखा है थोड़ा सा। हाँ, अब मुझे क्या करना है, प्यूरिफिकेशन यानी कि इम्प्योर को हटाना है और पूरा प्योर कॉपर चाहिए। हाँ। क्या करूंगा, यहाँ से Cu2 पॉजिटिव जाते रहेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, यहाँ पे Cu पॉजिटिव जमा होते रहेगा। हाँ। अब तक कुछ और भी यहाँ पे इम्प्योर मतलब कार्बन के साथ कुछ और भी है, कॉपर के साथ कुछ और भी मिला है, मान ले कॉपर के साथ कुछ भी है, सिलिका, नमक, सोना, ठीक है। तो क्या वो भी जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, Cu के आयंस जा रहे हैं, क्योंकि CuSO4 का सॉल्यूशन है, Cu के आयंस यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम देते रहेंगे तो यहाँ जमा होते रहेंगे, तो वो प्योर तो यहाँ प्योर बनते जाएगा, और इम्प्योरिटी एक समय बाद सिर्फ इम्प्योरिटी बचेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बन का प्यूरिफिकेशन होता है, कॉपर का ना। हाँ ठीक है। अब बता, बाद में कुछ भी कोई भी मेटल लगा सकता है, प्लेटिनम छोड़ दे, प्लेटिनम नहीं करता इसमें रिएक्शन, प्लेटिनम क्योंकि ऑब्जॉर्व करता है बस मेटल लगते क्या, सब मेटल लगा। अब देख इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या करेंगे, जैसे मान ले एक मरकुरी करना था मेरे को, यहाँ पे वैसे ही, और अगर उल्टा कर देते तो रिएक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका पहले से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से यहीं बहना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में जाके न्यूट्रल हो जाते हैं। बैटरी का वर्क ही नहीं रहता है, बैटरी वो हो जाती, शॉर्ट हो जाती तेरी, जैसे खत्म हो जाता। तो देख अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इधर तो हमें सेम वही रखी, मान ले एक कॉपर की ये वाला डाल दी, प्योर कॉपर है, जिसकी भी जैसे गोल्ड की करना है तो गोल्ड पे डाल दिया मैंने, ठीक है। गोल्ड का तो महंगा हो गया ना, फिर देख यहाँ से बैटरी लगाए, अब हमने इसके अनुसार यहाँ जो भी चीज है, जिसका भी स्टील का है जो भी है, मान ले एक मग रख दिया मैंने, अब इसके ऊपर लगेगा और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया,
अब बता क्या होगा, अब मैंने उसके अनुसार गोल्ड के अनुसार रख दिया AGS पूरा कुछ भी सॉल्यूशन जो भी रखूंगा उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन। अभी यहाँ से जाते रहेगा और ये कहाँ पे जमा होता रहेगा, इसके पूरे आउटर सरफेस पे जमा होते रहेगा क्योंकि एक होलो है बीच में, करंट कहाँ फैलता है, ऑटो में फैलता है, पूरे आउटर में फैलते रहेंगे जितना भी पूरा सरफेस दिख रहा है, तो इसके ऊपर एक परत चल जाएंगी इसकी सोने की, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रो। तो वो यूनिफॉर्मली होगा या फिर यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि करंट कैसा होता है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने पढ़े हैं कार का दरवाजा बंद कर दो तो बिजली नहीं गिरेगी, चार्ज पूरे स्प्लिट हो जाएंगे कार के ऊपर। एरोप्लेन रुकता है, जब भी एरोप्लेन रुकता है यहाँ से, मान लीजिए रनवे है, यहाँ पे आके एरोप्लेन लैंड हो गया, तो यहाँ पे जिसमें एक रस्सी आके लोग यहाँ पे बांध देते हैं, जमीन पे ऐसी एक रॉड रहती है उससे एक रस्सी बांध दी जाती है जब भी लैंड होता है, जब भी लैंडिंग होती है उसके बाद एयरपोर्ट में। तब ऐसा तो है नहीं कि एरोप्लेन अपना भाग जाता है इसलिए रस्सी से बांधते हैं, क्यों बांधते होंगे? क्या है, जब एरोप्लेन बहुत तेजी से नीचे रनवे में उतरता है, कितनी स्पीड से उतरता है, ठीक है, उतनी स्पीड से एयर का कांटेक्ट होता है, नीचे घर्षण होता है, तो वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, रबरिंग होती है ना बहुत नीचे, तो चार्ज अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे लोग, तो करंट तो हाई होंगे उतने तेज का, चार्ज भी तो डेवलप होंगे। ये रगड़ने से चार्ज निकल रहे हैं पर इतने नहीं निकल रहे हैं कि अपन मर जाए, पर उसकी कितनी फ्रिक्शन है, तो वहाँ से जब चार्ज निकलेंगे इससे रगड़ने से तो क्या होगा, चार्ज पूरे बॉडी में स्थिर हो जाते हैं आसपास। अब मान लेते दोस्तों तू मिलने आया हेलीकॉप्टर से, तू चले गया हेलीकॉप्टर के पास से ही, और यार तू तो हेलीकॉप्टर से आया, क्या तो लग रहा है, ऐसा बोला जैसे फेंका गया तो तब पता चले क्यों हुआ, क्योंकि उसके भाई जैसे ही उतरा था उतनी तेजी से स्पीड से रोका गया था वो, ठीक है, फिर रनवे पे स्पीड क्यों रखते हैं, क्या स्पीड एकदम स्पीड से क्यों उतरता है, यानी ऐसा क्यों नहीं करते कि एकदम स्लो कर दी ना, आराम से उतार दी। क्या हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ना तो रनवे इतने बड़े भी नहीं होते या बनाए भी नहीं जा सकते कि हमेशा कंट्रोल पे आए, तो हमेशा स्पीड पे रोका जाता है, स्पीड से सडन रोका जाता है, क्योंकि अगर कभी मान लो हेलीकॉप्टर नहीं रुका बाय चांस, तो स्पीड उसकी बनी रहे तो सट से वापस ऊपर टेक कर ले, पलटे ना गिरे ना, इसलिए स्पीड से उनको उतारा जाता है। तो हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तो होता है? अरे हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन की बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में क्या होता है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में कुछ नहीं होता होगा, हाँ वो तो सिर्फ आप वो इतना उसका पंखा इतना बड़ा रहता है कि छोटी सी चीज को बैलेंस कर लेता है, छोटा सा रहता है क्या, 10-20 पे हेलीकॉप्टर आ जाए इसमें, सही में। तो देख बड़ी बड़ी कारें लोड होके जाती है, मशीनें जाती, तो क्या मजाक थोड़ा है, तो देख ये क्या हुआ पूरे चार्ज, तो वहाँ पे एक रॉड होती है। अब अच्छा चार्ज को सबसे अच्छा कौन सोचता है, अर्थिंग लगा होता है ना, तो एक वो वायर लगा के यहाँ पे एक रॉड को फंसा दिया जाता है, एक वायर से बना रहता है, उसको पकड़ते हैं और वहाँ फंसा देते हैं। अब तो फिर अगर इसमें फिट करते तो एरोप्लेन में क्या दिक्कत है? अर्थिंग, वो अर्थिंग ही तो फिट हो गया एक तरफ से, यहाँ एक रस्सी बनी हुई है, एरोप्लेन की बॉडी से टच है रस्सी लोहे की, और वो यहाँ पे एक लोहा का ऐसा एंटीना निकला होता है अंडरग्राउंड, वहाँ पे लगा देते हैं वो जमीन पर चार्ज, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद एरोप्लेन के पूरे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अंदर वालों लोगों को नहीं लगता था, कोई अगर बाहर से आएगा उससे लगे, अंदर का आदमी भी बाहर बॉडी को छीना तो लगेगा, बाहर की बॉडी पे फैलते ना, तो यही बता रहा था चार्ज हमेशा बॉडी पे फैलते हैं बाहर की, ठीक है, किसी भी चीज में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, क्या बोल रहा था तू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, समझा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट का, इसके यूज समझा, दो ये 3 जरूरी चीज समझा। तो फिर इसका तो फायदा होगा ना, जैसे कि इसमें ये पॉजिटिव था, ये प्योर भी है, मतलब इसमें ऐसा रहता होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज आपने बताई थी। हाँ तो वैसे ही कुछ रहता होगा, वो भी चढ़ा हर कोई, अब देखा होगा एक चीज, हर कोई के ऊपर हर कोई चीज नहीं चढ़ सकती। अब बता रहे लोग गोल्ड वोल्ड तो हाई है, फोटो बना लेते हैं, हर चीज पे बना सकते हैं क्या, हर चीज का पॉसिबल भी नहीं है। हाँ गोल्ड लो है तो दूसरे में चला जाता है, गोल्ड लो है, प्लैटिनम नहीं जाएगा, नहीं प्लेटिनम नहीं जाएगा, प्लेटिनम तो और प्लेटिनम जाएगा पहले, प्लेटिनम क्रोमियम गोल्ड नीचे जाता है ना। हाँ तो प्लेटिनम सबसे, गोल्ड सबसे नीचे होता है, सिल्वर भी नीचे होता है, ऊपर क्या होते हैं कॉपर जिंक, फिर कॉपर, और सबसे ऊपर अमोनिया वगैरह आते हैं ना। ये टेबल ही मैं 10 सालों से आपको दे मेरी खींच के भी, मैं टेबल भूल जाता हूँ, अरे इसकी 3 मेरे को याद है, मैं पूरे की याद नहीं किया ना, इसलिए करने को तो एक दिन कर लूंगा, तो पता नहीं क्यों नहीं करता, ये चीज
जो ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम सोडियम ये होते हैं ऊपर, फिर आएगा अपना कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टीन, जैसे कि प्लेटिनम तो सबसे लास्ट में लगता है। ये हल्के वाले आज इजीली कोई खींच लेगा ना भारी चीज, देखो ना मान लो जिंक मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आयरन लोहे की रॉड ले गया तो लोहा क्या करेगा, खींच लेगा गोल्ड को। मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब जो पोटेशियम है वो किसी को भी वो कर देगा। हाँ जैसे उसका मतलब क्या हुआ, Na के साथ है और प्लस CuSO4 है। पोटेशियम बहुत हार्ड है, सोडियम सोडियम भी बहुत हार्ड है। ये क्या करेंगे, SO4 नेगेटिव को लेगा उसके साथ कुछ चिपक रहा है मेरे साथ चिपक और इसको अकेला कर देंगे। अब मैंने बोला एक लोहे की रॉड दे दिया आयरन, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने, मान लो कुछ भी डाल दिया, कॉपर गोल्ड डाल दिया एक या कुछ भी ऐसा साथ में, तो क्या बोलेंगे गोल्ड कॉपर भी छोटा है किसी के भी साथ रखे, बोलेंगे गोल्ड आ जा भैया मेरे पास चिपक, उससे क्या करता है तो गोल्ड अपने ऊपर चढ़ा लेगा। ये होता है। अब डायरेक्ट तो ऐसा चिपकेगा, पर अपन ने इस प्रोसेस से चिपकाया तो आयंस के रूप में आया, आयंस के रूप में आया तो यूनिफॉर्मली सेपरेट हो गया। तो मतलब ऐसा जो भी अमीर चीज रहती है उसको खींच लेती है दूसरे के जोड़े को, यानी उसके गर्लफ्रेंड चोर लेता है वो। इसने ऐसे ही ले लिया तो कैसे ले लेगा, उसकी ताकत ही नहीं है, ये है मोर रिएक्टिव, ताकत ही नहीं है, इसलिए तो रिएक्टिव की सीरीज बनी है। कॉपर नहीं सिलता, कॉपर आयरन से भी नीचे आता है। अगर पोटेशियम सोडियम के साथ है, ठीक है, पोटेशियम ना ये सोडियम है ना, पोटेशियम के होता है, सोडियम के साथ कॉपर चिपका है तो ये नहीं चिपका है। कॉपर के साथ जो भी रहेगा उसको छील लेगा वो। सोडियम सबसे ज्यादा होता है, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर आयरन, फिर ये, तो ऊपर वाले हमेशा खींच लेंगे, वो अमीर है ना, तो वो पता चले ऐसे भी खींच लिया तो दोनों को ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ये भी पॉजिटिव नेचर के हैं और ये नेगेटिव नेचर का है। तो नेगेटिव को ज्यादा खींचेंगे क्या नहीं पहले। आगे अब देखिए एजी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर ये मोर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को। अब उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अपने को दुकान नहीं खोलनी है इसकी, ठीक है, अपने को दुकान नहीं खोलना है इसकी। कॉम्बिनेशन और लेबोरेटरी में जाएगा तो रिसर्च करेगा तो और सीखेगा। अभी तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा और ये भी चीज तो पूछेंगे नहीं, यूज पूछेंगे, ये तीन चीज पूछेंगे, तो मैं इतना डिटेल में बता रहा कि समझे तुम चीजों की कैसा होता है। तो उसकी दुकान खोल के बैठ जाएगा तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, फिर तो अपने को भी एक टेबल माननी पड़ेगी, मस्त आज दिन भर भी करेंगे, इसके साथ आयरन भी डाल सकते हैं, आयरन भी बना सकते हैं, तो ये सब बात की चीजें, ठीक है। हो गया था चैप्टर खत्म, जाओगे बस इतना ही प्योर करना सीख गया, इलेक्ट्रोफिटिंग सीख गया। हाँ अब दो आते हैं। अब एक नाम सुना है तूने, माइकल फैराडे। फैराडे नो, फैराडे नहीं सुना, जब भी तो पढ़े थे सुबह, फैराडे एफ एब्सोल्यूट करते थे, उसकी वैल्यू क्या होती थी 9.4 9 पॉइंट तो होती नहीं थी, 98.5 पॉइंट तो होती नहीं थी उसमें, पॉइंट की नहीं होती। कहाँ होता है 96487 होता था, तो जिसको हम 965 लिख सकते थे 500, इतना बड़ा होता है फैराडे। ये क्या होता था, कूलम पर मोल, यानी एक मोल में कितने चार्ज है, ये फैराडे से बता रहे हैं। तो देख अब देख क्या हुआ, अब तू जो रिसर्च कर रहा था उसके बेस पे, तू जो रिसर्च कर रहा था उसके बेस पे, अगर हर कोई का हर कोई से मेल तो हो नहीं सकता, या फिर एक चीज तो देख सकते हैं ना। अब मान लो तूने इलेक्ट्रोफिटिंग किया, सोने की परत चढ़ाना था, तुझे भयंकर चढ़ा देगा क्या, तो सोचेगा ना पतले से पतले चढ़ा के काम निकल, यानी कम में बोले भयंकर चढ़ा देगा तो तेरा खर्चा बढ़ेगा। तो कितने वेट चली या कितने किलोग्राम चली या कितने चढ़ी कैसे होगा डिसाइड। तो आयन जा रहे हैं, आयन तो तेरे को दिख नहीं रहे कि भैया मैं जा रहा हूँ 2 ग्राम वाला, तो बता रहे मैं 5 ग्राम को लेके चल रहा हूँ ना, ऐसा तो कोई बोलते नहीं। तो इधर वो खाएगा ना, क्या इधर उतने ही ग्राम रखते हैं। हाँ बार बार निकालेगा, वो करते रहेगा ना, वो पानी में डुबाए ना उनको टेस्ट करते रहेगा, वो सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है तब हर आयन का वेट कितना होता है पहले तो ये बता। माइनस में 9.1 into 10 to the power कितना होता था, -23 ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है। वो वेट को कैसे नाप लेगा तू, नहीं तो अगर 2 ग्राम चढ़ाना है तो 2 ग्राम का होता है। हाँ तो 2 ग्राम विथ तो हमें ना
बहुत समय भी लगेगा और तेरे को कैसे पता पूरा ही हो गया, कुछ बच भी गया यहाँ पे। अबे एक एक आयन जा रहे हैं ना, ये 1 ग्राम में प्लेटिंग हो जाएगी तो कितनी पतली लेयर है ये सब समझ आते हैं, तो आएंगे कि नैनोमीटर है, कितने नैनोमीटर है, से भी काम बन जाएगा। तुम बता तो रहा हूँ, तो तेरा अकल सुन रहा था मैं। तो इसको नापने के लिए मेजर क्वांटिटी, सबसे पहले इसने क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया, जिसको लीनियर ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जा सके। उसको माइकल फैराडे ने सबसे पहले रिसर्च किया, इंट्रोड्यूस किया। तो इसने 2 लॉ दिए जिसे फैराडे लॉ बोलते हैं। ओके, फर्स्ट फैराडे लॉ। फर्स्ट फैराडे लॉ क्या था? देखो फर्स्ट लॉ में क्या बोला था उसने कि जितनी भी क्वांटिटी चार्ज की होती है, यानी जितना भी चार्ज उसमें पास होते हैं, यानी इलेक्ट्रोड से जितने भी चार्ज निकलते हैं, जितने भी चार्ज जाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा जितनी इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, जितना करंट दिया हुआ है उसके। ठीक है, मतलब 2 वोल्ट की लगाइए तो क्या होगा? मतलब कि उसने एक तरह से बोला अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से होते हुए जाएंगे ना, इज डायरेक्टली proportional to electric transfer of electricity induced or flow, induced में होना चाहिए electricity flow from electrode। उस इलेक्ट्रोड से जितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उसको, जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसके बराबर ही काय का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट काय को बोलते हैं, वेट को बोलते हैं, यानी उसका वेट। तो एक तरह से इन्हें क्या बोला, अभी क्वांटिटी समझ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज का ही फ्लो है, तो उसका अमाउंट ऑफ वेट कितना होगा, चार्ज के बराबर। और चार्ज को क्या बोलते हैं, तो जो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो भी हम चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ मटेरियल लिख लेते हैं करके, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ये लिखा मैंने, ये क्या होगा, आई क्या बोला कि यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो मान लिया यहाँ पे दिया मैंने कि 10 कूलम के लिए दिया, कूलम चार्ज की यूनिट है ना, तो 10 कूलम दे दिया चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी मतलब चार्ज हो रहे हैं। तो जितने भी चार्ज पास होंगे वो जितने, जैसे 10 चार्ज हुए तो उसका वेट 10 गुना होगा मान लिया, तो उससे प्रोपोर्शनल होगा, वो 50 हुए तो 5 गुना ज्यादा होगा, ऐसा। अभी वो क्वांटिटी नहीं बताया कितनी होगा, अभी उसके पहले ये फर्स्ट लॉ दिया उसने। तो यहाँ जितने तुम ज्यादा चार्ज करोगे तो ज्यादा वेट होगा, कम करोगे तो कम, बस इतनी सी बात है प्रोपोर्शनल का होगा। ठीक है, तो अपने क्यू को क्या लिखते हैं, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम बराबर करंट, तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही लिखा मैंने, तो ये क्या हुआ, करंट एम्पियर में होगा और टाइम सेकंड, ये हमेशा सेकंड में रहेगा। ठीक है, और ये चार्ज टाइम में रहेंगे कूलम में। ठीक है, अब फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा, फैराडे का मीनिंग पढ़ा, अरे पूरा हो गया दादा। हाँ, फिर ये फर्स्ट लॉ है, अब सेकंड लॉ सुन, फैराडे का सेकंड फैराडे लॉ। अब उसने क्या बोला कि जितना भी अमाउंट है भाई, ये अमाउंट था जो जितना भी डिफरेंट सब्सटेंस का पास हो रहा है, हमने यहाँ गोल्ड कर रहे थे, साथ में जो उसकी भी रॉड लगी थी या इसका कुछ हो रहा था, तो जो भी हो रहा है, जितने भी सब्सटेंस का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, यानी W1 इन
उनका रेशियो और W2 मान लो दो सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमेशा होंगे उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, ये इसका सेकंड लॉ था। मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा और ये देख इनका इक्विवेलेंट वेट कितना था, मान ले कितना भी होगा, 5 होगा और 5/6 होगा, तो जो वेट का भी रेशियो आएगा कि यहाँ से जितना वेट गया और यहाँ जितना चढ़ा वो भी 5/6 में चढ़ेगा, ये बोलना चाह रहा है वो। ये मान ले यहाँ से कुछ हिंदी में ले लेते हैं, गोल्ड गया एक स्टील गया, ठीक है, इसको आधे इसके प्लेटिंग करना था, आधे कुछ भी अपने को दो चीज सब्सटेंस था, क्योंकि कंपेयर दो का होता है, सिर्फ दो लिया है उसने, ठीक है, सेकंड लॉ में उसने बताया था। तो यहाँ से मान लीजिए 5 ग्राम गया था, 6 ग्राम गया था, तो इनका रेशियो कितना होगा, 5/6 होगा। तो जो स्टील और इनका इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट का भी रेशियो हमेशा 5/6 होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसका पढ़ा था। तो इस पे जानने की बात हो रही है या फिर W2 क्या है? अरे दो चीज डिफ्यूज हो रहा है, जो भी डिफ्यूज हो रही है, जो भी चीज निकल के जा रही है, चढ़ रही है वहां पे, तब रेशियो लिया, इसलिए दो चीज कंपेयर किया आपने। अब एक ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग जरूरी है कि एक ही करते हैं, हम उसमें हो सकता है आधा चांदी चढ़ा दे, आधा सिल्वर चढ़ा दे, आधा गोल्ड चढ़ा दे। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, हाँ मैम, वो रिचार्ज तो मैंने परसों ही किया है, हुआ है। हाँ हाँ जियो पे मैम मैंने किया हुआ तो है, अभी मैम 2-3 दिन पहले तो किया था ना। 11-10 का पड़े तो वैलेंसी ऑर्डर है, पहले हम दो मतलब अगर सुन ले मेरी बात, पहले 2 मिनट पूरी सुन ले, कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा, फिर तो तेरी कहानी में सुन, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हम पहले पढ़ते थे एटॉमिक वेट अपॉन उसके जितने भी वैलेंसी रही। अब वैलेंसी सम हम डायरेक्ट मेटल पढ़ते थे, तो क्या होता था कि जितनी उसके आउटर सेल में रहेंगे उसको वैलेंसी बोलते थे। अब वैलेंसी ऑर्डर से करेंगे, वैलेंसी ऑर्डर कुछ भी नहीं है, जितना उसमें चार्ज होंगे आयन, या जितने उसमें आयन, जैसे कॉपर में कितना होता है 2 पॉजिटिव, तो कॉपर की बात है तो बस 2 ऑर्डर क्या है 2 पॉजिटिव, Zn में 2, एल्युमिनियम में 3 होता है 3 पॉजिटिव, ऐसे जितनी भी उनकी वैलेंसी का वो होगा उसी को वैलेंसी ले सकते हो। हाँ जितना, या फिर बोल सकता है कि जितने चार्ज लेके वो न्यूट्रल हो सकते हैं, Ag बन सकते हैं, Ag वन होता है Ag पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा तो वो होगा आयन, कोई बड़ी चीज नहीं है, वही चीज है, बस आयंस की बात करेंगे तो सब आयंस लेंगे। उसका एटॉमिक वेट में, वेट तो एटॉमिक पैरेटल टेबल के अनुसार सबको पता है, तो इनटू करते हैं इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। अब देख सबके इक्विवेलेंट वेट तो पहले से दिए होंगे, निकाल सकता है, तो उनका जो रेशियो निकाल देंगे आराम से, तो हमको ये चीज नोन होगी एक तरह से पहले से, तो हम बता देंगे कि भैया इसका कितनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है, कितने ट्रांसफर हुए, डिफ्यूज हुए, ये सिर्फ इस बेस पे नहीं बताया था इसने, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं बताया था इसने, ये वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमने यहाँ से निकाले, इसमें 2 लॉ दिया, वहां से इसका अमाउंट निकालने की कोशिश कर ली हमने, एक तो पहले वाले के थ्रू कर लिए, दूसरा हमने देख लिया कि अगर 2-3 हो रहे हैं तो बोले इन दोनों का निकाल लिए रेशियो, फिर बोले अच्छा इसका इतना मिल गया, अगर इसका 5/6 है तो इसका पक्का 5 ग्राम दिया है, इसका 6 ग्राम है, इसका 50 ग्राम है, इसका 60 ग्राम, जितना भी वेट था उसके हिसाब से उसका रेशियो डिसाइड कर दिया हमने, ठीक है। ये E1 E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 और 2, दो चीज डिफ्यूज हो रही है ना, हाँ तो उन दोनों का, 2 मेटल होंगे ना, मेटल या मटेरियल जो भी 2 होंगे ना, हाँ तो ये 5-6 है, हाँ और फिर ये यही तो कर ये 5-6 था, ये भी 5, तो ये भी 5 तभी तो बराबर होगा भैया, 1/2 के बराबर 3/2 हो जाएगा, क्या बता, नहीं ना, या तो 1/2 होगा, या 2/4 होगा, या 6/4 होगा ना, हाँ, तो
तो वो कुछ भी रेशियो में हो सकता है, तो रेशियो तो हम निकाल सकते हैं ना, तुमने पहले कितने ग्राम डाला था, उतने ग्राम दोनों को जोड़ के भी आना चाहिए। मतलब पहला यहाँ पर 5:6 है, तो यहाँ पर भी या तो 10/12 होगा या ऐसा कुछ। यहाँ की बातें नहीं है, मैं बोला उसने ये मैं बता रहा हूँ कि निकलेंगे कहाँ, तो उसने यहाँ से नहीं दिया, मैं तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से अगर हमको यहाँ चढ़ाना है तो यहाँ से कितना निकलेगा, अबे जितना निकलेगा उतना ही तो चढ़ेगा, तो कितना निकलेगा अपने को ये अमाउंट नापना है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे डायरेक्ट, वो तो हमको पहले से पता हुआ, फिर उनका रेशियो निकाल लेंगे, उनका जितना रेशियो है बोल देंगे कि ये भी इतने रेशियो में चढ़ेंगे, बात खत्म। तो ये यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, ये चढ़ेंगे, इसकी तो बात ही नहीं है। अपन इसको फाइंड करना है तो फैराडे के दोनों लॉ का यूज करते हैं, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हम देखते हैं फिर इसका थोड़ा सा यूज करना था मेरे को, तो कैसे दो क्वेश्चन करवाता हूँ, दो क्वेश्चन देखता हूँ। फैराडे लॉ को एक और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या था, Ag पॉजिटिव होता है, मान लिया एक क्वेश्चन मिला है, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन एक देगा, तो क्या हुआ, Ag सॉलिड हो जाएगा, यही होगा ना, इसको प्लस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Ag सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बता, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस हो रहा है, ले रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, इंटरप्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब देख ये जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने मोल मान, ये क्या Ag प्लस ये एक्वस है, ये एक्वस रहता है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेके फिर सॉलिड में आ जाता है ना, ठीक है, आयंस एक्वस में ही होते हैं, ठीक है। अब बता ये जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ 2 देता तो 2, 3 देता तो 3, 1 दे रहा है तो 1, उतना ही मोल मानते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एक जितने 1 मोल ऑफ, 2 मोल ऑफ, 3 मोल ऑफ, जितने पॉजिटिव है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिड्यूस होगा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ Ag बनाने के लिए। ये बात समझ आती है यहाँ तक, 1 मोल Ag बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लगे उसको हम बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है और 1 Ag बना रहा है बोलते, ठीक है, समझ गया से। तो बता चार्ज कितने होंगे, चार्ज तो देख यहाँ पे लिख सकता है, चार्ज निकालना तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो बेसिक चीज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होंगे बता, एक चार्ज में कितने होते हैं, वो कूलम कितने कूलम होता है, 1.6 into 10 to the power 19 होता है, हाँ। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो होता है ना मोल में, हर मोल में इतने एवोगेड्रो नंबर होते हैं क्या नहीं, हमेशा कांस्टेंट होता था, तो एक मोल में इतने एवोगेड्रो नंबर और एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एक मोल में इतने नंबर और हर कोई में इतने इतने चार्ज, तो इतने का इंटू हो जाएगा, तो जब इनका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या था कूलम, ये एवोगेड्रो नंबर है यानी 1 मोल के बराबर है, तो ये क्या हुआ मोल इनवर्स एवोगेड्रो नंबर तो मोल इनवर्स, तो ये आ गया। और इसी को तो हम बोलते थे, ये लिख ले इक्विवेलेंट में, कूलम मोल को ही तो बोलते थे फैराडे, तो यहाँ से आया फैराडे का लॉ, ये फैराडे ने लॉ दिया था, समझा। अब तो किसी का निकालना दोस्तों, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का मैंने बताया था, Al का 3 पॉजिटिव होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी अपने स्टेट में आ पाएगा, अपने स्टेट में आने के लिए 3 लेगा, तो बता तो पूछेगा वो कितने फैराडे चार्ज ले रहा है, कितने फैराडे का वर्क कर रहा है, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, समझता है। अब याद रखना जितने हैं उतना ही 3s होगा, कैसे, फिर से वही सब कर लेंगे, यहाँ तो 3 रहेगा तो 3s हो जाएगा, यानी कि अगर बोलना चाहे तो क्या लिख सकता है 3 into 96500 f, ठीक है, समझ गया। फैराडे के क्वेश्चन कैसे करेगा, चलिए क्वेश्चन दे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और सॉल्यूशन आप वो जितना भी पढ़ा ना उतना डिटेल में नहीं पूछेगा कभी भी जिंदगी में, ठीक है, डायरेक्ट ये चीज पूछेगा, तो तुझे ऐसा भी ये डायरेक्ट बता देगा तो ये कहाँ से समझ आएगा होता, थोड़ी थोड़ी तो चीजें घुसी ना कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, फिर सॉल्यूशन में होते हैं तो उनको मोल के साथ जोड़ रहे हैं इसलिए,
तो एक मोल में जितने चार्ज हुए उसी को क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। ठीक है, ये कहानी का सार हो गया तेरे एक मोल में। लिख जा, लिखा नहीं आया समझ कुछ भी, और सॉल्यूशन कुछ भी समझ नहीं आया। CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper? Deposit A. It's the cathode. It's the cathode. 88 the सॉल्यूशन है तो इसमें 10 से 15। पहले क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। 10 नहीं कर सकता ना, ठीक है। देख पहले तो कितने चार्ज हो रहे हैं निकाल ले, ठीक है। चार्ज की जरूरत पड़ेगी। Q बराबर क्या होता है, अब I तो 1.5 इंटू 10 नहीं कर सकता ना, सेकंड में आएगा। हाँ तो ये मैंने सेकंड में बताया 900 कूलम का चार्ज आ गया तेरे पास, मुझे यहाँ तक कर सकता है। 900 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब देखते हैं कैथोड में। कैथोड यानी कि Cu का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी C होगा, ये रिडक्शन ऑफ कैथोड हो। इसका मतलब यहाँ से अपने को समझ आ रहा है, कितना ले रहा है वो 2F, तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2F 2 फेराडे का वो लग रहा है इसके ऊपर चार्ज, या फिर चार्ज पर मोल, 2 फेराडे चार्ज पर मोल लग रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 मोल का कॉपर मिल रहा है 2 फेराडे में, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो ठीक है, हाँ। तो बता एक पर चार्ज में कितना हुआ, एक के लिए 1/8 2F इधर आ जाएगा। 2F को मैं डायरेक्ट लिखता 9650, ठीक है। इतना एक मोल पर मोल में इतना चार्ज इतना, हाँ इतना Cu डिपॉजिट हुआ, ठीक है। इसका जो भी वेट आएगा वेट आ जाएगा Cu वेट में, तो 1 चार्ज में। तो अब हमारे पास कितने चार्ज हैं, 900 चार्ज में क्या हुआ था, 900 लेकिन पुराने मोल से मोल हट गए, कॉलम से कॉलम तक दिखाया आ जाएगा, इतना Cu डिपॉजिट होगा। 900 में इधर 2 फेराडे में 1 मोल बनता है, तो मान ले कि 1 कूलम मैंने पूरे फेराडे कर ले जाते, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेगा। तो अपने को तो 1 कूलम नहीं निकालना है ना, 900 में निकालना है। 900 में कितना बनेगा, ये कितना आएगा, 4.5। यहाँ पे आएगा ठीक है, कितना है, ऐसे 10 मान लो इससे, सुन तो ले कितने हैं, ठीक है। कितना एक तरफ से वेट यानी उसके आयन का एक आयन। अब बता कॉपर का वेट पूछा था, वेट कैसे निकालते थे, ये मोलर मास से मोल है, इतने
मोल्स आए ना एक तरफ से, हाँ इतने मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ। हाँ। तो मोल से वेट कैसे निकालते थे? मोल से भी मोल क्या होता है? मोलर मास मोल गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मोलर मास में तो बात तो एक ही है ना। एटॉमिक तो अभी एटॉमिक मास से तो इतनी पता है ना। तो अब से 1 मोल तो इतने मोल बराबर कितना होगा? तो इसके आगे तो वाली साइंस लगाना है, इनटू एटॉमिक मास कर दे। एटॉमिक मास काय का करना है? कॉपर का। कॉपर का कितना होता है? 40। और तो मुझे कोई ना बताया। इसे पीरियोडिक टेबल से देख के पढ़ के आना ना। तो ये जो भी निकलेगा मास ग्राम में निकलेगा बहुत कम, उतने ग्राम कॉपर उसको मिलेगा। 0 से 0 पता वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत कम ग्राम है। देखना इतने फेराडे में भी, 1 फेराडे में जब 1 मोल हो रहा था 40 ग्राम हो रहा था, तो पक्का इतने 1 से भी बहुत कम है। एक में इतने कूलम आ जाता है ना, तो पक्का 1 ग्राम 40 ग्राम से भी बहुत कम होगा। तो आ भी रहा है 0.10 ग्राम कुछ आएगा। तो 10 मिनट में इतना सही हो। यही तो मैं बता रहा था देखो, तो हम 10 ग्राम अपनी मर्जी से थोड़ा ले सकता है। समझा आपने क्वेश्चन? हाँ बस अब एक बात टेबल 2 कोई तो किया नहीं। समझा ये क्वेश्चन? टेबल के ऊपर चल अब 2 क्वेश्चन लिख तू करेगा नहीं तुम्हारा खाएगा। बोलो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर चार्ज मतलब फेराडे की वैल्यू बतानी। ओके अगर 96500 से मल्टीप्लाई कर दी तो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एस को तो वो 4 हो जाएगा। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन 1 मोल ऑफ, पहला लिखते हैं रिडक्शन के बाद पहला है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, Al3 ऊपर लेना 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव 2 Al Al3 पॉजिटिव 2 Al तो 2Al DO गधे से 2 TW वाला TW कौन सा 2 होता है? TW TO2 अरे गवार के ये वो है ना, समझता है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम बनेगा। वहां 2 कहां से आएगा? Al लिखा है ना। Al लिखा। हाँ सेकेंडली 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव 2 Cu पॉजिटिव हाँ Cu2 पॉजिटिव 2Cu अब बता दोनों में निकाल के दिखा कितने चार्ज होगा। पूछा है ना चार्ज, पूछा है ना। हाँ जल्दी जल्दी निकाल, सिंपल तो एक एक लाइन का आंसर तो निकालना उधर काम। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3s होगा, है ना। 3 फैराडे होगा। अब साइंस निकालना है तो फिर आज कल कितनी तारीख है? कल कल है 25।
तारीख से कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स। राजा आ रहा है तो आप पूछ लेना। इसमें तो वो गिवन एटॉमिक मास ही दिया है। एक मोल में तो पूछा है, गते का एक जरूरत है। एक मोल में कितने होंगे? 3f होंगे। हाँ, तो 3f का 3 into f कर देना, f की वैल्यू को इनटू हो गया, वो 4 जाएगा। पर मोल ही तो होते ना, वो एक मोल में जरूरत है नहीं कुछ करने की, दोनों को इनटू कर दे बस। कैसे कैसे तो याद रखना 96487 से करना, जब तक 487 से, जब तक वहां बोला नहीं गया है कि टेक 96500 यानी f कोई लेंगे, ठीक है। 96487। हाँ, मैंने इसलिए ले लिया 500, क्योंकि मैं टीचर हूँ, सबसे बोल दिया मैंने कि 500 ले लूँगा, तुम नहीं ले सकते तक वहाँ बोलेगा। सेकंड का भी निकाल, कितना आया पहले का बता, बिल्कुल नहीं कर सक रहा है बेटा। 24 प्लस 2 25 होता है ना, 12 प्लस 4 16 होता है, तो 19 होता है, तो 28 होता है। पता कितने कूलम आए? कूलम? अरे तो वही तो कूलम में रहेगा करके, कितना सी लिख दे बात। कितना है? 28966। पहला क्या क्या है? 3 into 96487। 3 into 96487 क्या रहा है तेरा? 9661। अभी तो 28 किल बोल रहा था। 28 9661। इसको किया है ना, सही है। एक 6 की जगह थर्ड वाले 6 की जगह 4 आ रहा है बस। तो देख के नहीं बन रहा है, मन सुन के बता दे रहा हूँ, देख देख के भी गलती नहीं निकाल रहा है। तो ना 6 लिख दिया है गलती पूरा है यहाँ। तो ये तो तेरा दिमाग बताना चाहिए कि तू गलत गुना कर रहा है। तो ये 9 13 19 96 7 3 से करना है, 1 2 24 26 आएगा ना, एक सीधा 24 प्लस 2 क्यों आएगा? हाँ 2 तो आएगा। लास्ट कहाँ? इतना इंटू नहीं करते आ रहा है देखो। तो ये 12 3 आएगा। कहाँ 3 आ रहा है? 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 2 नहीं क्या गधे पहले? हाँ 2 होगा, 12 प्लस 2 बोला 4। अरे चलो ठीक है, आ गया। इंटू करने में चल अगला कर। पहला वाला 4 आएगा ना, थर्ड हाँ 28 94 61। चल जल्दी से दूसरे का आंसर बता। तीसरा दिया ही नहीं आपने। दूसरा उसका दूसरा तो होगा क्या? 19 39 40 19 39 कोई नहीं।
96487 into 2। थप्पड़ लगाओ ना, कुछ भी लिखता है करता हूँ। चौदह एक दो 17 ये 9 ये 2 ये 19 सही तो बोला। अगला क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in in term of Faraday। in term of Faraday मतलब Faraday के टर्म में आंसर आना चाहिए। ओके, एफ के रूप में। in term of Faraday is required to produce is required to produce 20 gram of कॉपर का 40 नहीं होता है, कैल्शियम का 40 होता है। कॉपर का कितना होता है? 40। 55। आपने तो बोला 40। नहीं, कैल्शियम का होता है भाई, वैसे गलती हो गई। तो वही मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ, टीचर तो ले लिया होगा 40। 63 53 63 देख 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम Ca ब्रैकेट में लिख दे 40 है, कमी में 40 होता है क्योंकि तेरे को तो याद नहीं पड़ेगा लिखते पर फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 बनाओ कितने फराडे निकलेगा 20 ग्राम। पहले तो 1 मोल में निकाल लो कितना फराडे निकलेगा। टाइम नहीं दिया फराडे के रूप में निकालना, क्वेश्चन नहीं समझता है तू। CaCl2 तो एक ही वो होगा, एक ही एफ होगा। क्यों है कि ये होगा? Ca का होगा ना, Ca2 पॉजिटिव होता है। बोला आपने नहीं बोला, पर वो तो CaCl2 से समझना, इसका एक है इसके दो है, मतलब इसके दो आयन से होंगे ना। Cl नेगेटिव होता है, एक पता है अपने को, Cl दो नेगेटिव है, Cl तो उसका इसके दो जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो दो है तो Ca बनेगा, तो यहाँ कितना F लगेगा? दो है। पर ये पर मोल के लिए होता है। हाँ 1 मोल ऑफ Ca के लिए है। हाँ 1 मोल में मतलब 40 ग्राम Ca। हाँ 40 ग्राम का होगा, समझा? अब तो 20 ग्राम का पूछा है, तो 40 ग्राम के लिए तेरे को 2F लग रहा है। हाँ। तो 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा बता? 2F 1.4 into 20, बात तो एक ही ना। 40 कर देगा तो 1 ग्राम का है ना, 1F। तो आंसर F के रूप में लेना है तो 1F। ये सोचो, दिमाग खुद से लगाना, दूसरा तेरे को थोड़ा पता पकाया रहेगा। अब इससे क्वेश्चन करना बैठ के, ठीक है? 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन क्यों? रुक जा, मेरे को कैलेंडर देखने दे पहले तो, फिर बोलना। तो कुछ भी बोलने से पहले 2 मिनट क्या आवाज क्या आती क्या? बताओ। 29 30 31 क्या करेंगे अपन? 3 दिन क्या होगा? एक से पढ़ूंगा मैथ्स, देख मैथ्स उनके साथ पढ़ा दूंगा एक से नया। अभी तक जो चीज पढ़े इनको डबल वो करेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाएंगे मस्त, ठीक है? पूरा चैप्टर को 2 देंगे। साबुन निर्मल लेके नहीं देगा पक्का? तो तू 2 दिन में कितना कर सकता है? जितना कर सकता है यही चैप्टर के पीछे बिठा रहा है, ठीक है? और जितने डाउट जमा कर सकता है वो भी कर, ठीक है? 3 दिन अपन डाउट करेंगे, और जो 1 2 अभी इसका एक और टॉपिक बचा हुआ है, बैटरी।
बैटरी के अंदर क्या होता है, डलता है। वही दोनों होते हैं लैपटॉप। बस देख ZN बाहर का कवर होता है, एक देखा होगा इसके अंदर पेपर के अंदर एक सिलेंडर होता है सिल्वर कलर का, वो ZN होता है। उसके अंदर एक रॉड होती है, काय की रॉड होंगी अपनी, वो कॉपर की मोस्टली। हाँ अब बीच में क्या होना चाहिए, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना कोई, तो इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या होता है, एक सेमी लिक्विड टाइप का MnO2, हाँ MnO2 भरा होता है, ठीक है। जो तो काले कलर का रहता है। हाँ तो वो तो बोला, तो वेफर का रहता है। अरे तो वो उसको पानी में कभी डालना है, ऐसे ही डालना, जब बैटरी गर्म रहती है ना तो हल्का हल्का क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। सेमी सॉलिड बोला मैंने, या सेमी लिक्विड बोलते, लिक्विड नहीं होगा वो, सेमी सॉलिड बोलना चाहिए, सॉलिड के व्यू में हल्का सा। तो वो क्या करता है, वो अपने चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर करता है ZN। तो और बहुत सारी रिएक्शन होती है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ZN बनेगा Mn2 पॉजिटिव बनेगा, फिर ZN2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव होती भी रिएक्शन होती है। तो सिंपली वे में इतना समझिए, एक रॉड होती है, उसके आसपास नॉर्मल निकाल होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा। फिर पूरा ये होता है MnO भरा, उसके बाहर जिंक होता है, तो जिंक और इसके दो कंटेनर हो गए, और बीच में जो भरा है वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जब अपन तो एक दूसरे में डिफ्यूज होता है, इनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। ये क्या होती है, समय पे डेड हो जाती है। प्राइमरी बैटरी में दो बैटरी आती है, एक तो अपने नॉर्मल से, उनको लेंस सेल बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लेंस ने दिए थे, और एक मरकरी सेल जो घड़ियों में होते हैं, देखा वो मरकरी सेल। इन दोनों को प्राइमरी सेल बोलते हैं क्योंकि डेड हो जाते हैं। सेकेंडरी सेल होते हैं जो रिचार्जेबल हो सके, ऐसे वाले भी रिचार्जेबल सेल आते हैं, नॉर्मल वाले भी। और बाकी बैटरियाँ जो रिचार्ज हो जाती है, मोबाइल बैटरी सब, ये तो सही टाइम के बाद खराब हो जाती है ना। वो बहुत समय बाद अगर कुछ टेम्परेचर के कारण का लिक्विड का वो हो रहा है, ये हो रहा है, सही रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, मतलब अंदर कुछ हिला है इसमें, कितना कुछ गड़बड़ हुई तो खराब हो जाती, नहीं तो चलते रहती। बल्ब में भी, बल्ब में क्या बैटरी होती है, बैटरी नहीं होती, लेकिन ऐसा रहता है ना कि कुछ खराब हो जाती है। हाँ तो उसको वायर वायर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो गया तो फिर सोल्डरिंग कर जाए कुछ भी। तो ये थोड़ा सा ये पढ़ा दूंगा, फोरोफला पढ़ा दूंगा, तो पूरे चैप्टर का और डाउट जमा करके आना कोई नहीं तो पढ़ लेना, मैंने एक बार पढ़ता नहीं करना, चलो इसको बढ़िया पढ़ाना है। तो जेई तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना, हाँ होगा। बिल्कुल दिन रात पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग का छोड़ के अलग से, जैसे PW का जेई का बेच लीजिए, उसको 4 घंटे 6 घंटे होने कुछ भी हो जाएगा सिवा, ये बोलना तेरे से नहीं हो पाएंगे, तेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये बोल। मेरा एक भाई कर रहा है अभी, बहुत लड़का सुबह से स्कूल जाता है, उसके बाद भी दिन भर रात भर लगा रहता है, 4-4 घंटे पढ़ रहा है दिन भर, तो हो रहा है उससे पूरा 11th का कर रहा है, वापस उसने भी पढ़ लिया है, PW का भी ले लिया साथ में, जेई का कंबाइन वाला कोई बेच है, पिछले साल का भी था उसके पास, तो 11th का उसने 11th में खत्म कर नहीं हुआ उसका भी 11th का, तो जो बच गया वो देख लेता है, टेस्ट लगा रहा है, जो जो टॉपिक 11th के वो देख लेता है, बाकी 12th का तो पढ़ ही रहा है। अभी स्कूल जाना बंद कर दिया उसने भी, 11th भी यहाँ कवर ही हो रहा है, वो भी पढ़, ये अब तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, करने से नहीं होगा ना, तुम 2 घंटे में 2 क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारी गलती है, पहले से क्लियर नहीं होगा, तो मेरे भरोसे बैठा है, इसलिए लग रहा है पेपर का यार अभी हम 12th ही पढ़ पाएंगे। भाई 12th 11th का मैथ्स आता है, जेई के लिए कुछ अलग से नहीं करना है ना, ये लोग समझते ही अलग कोचिंग करने की कुछ नहीं, 11th 12th का पढ़ना है, अपने को उसको एक अलग रखो, उसको 4 घंटे दिन के उसको देना ही है। कोचिंग में मेरे 2 घंटे जा रहे हैं और 1 घंटा कोचिंग का बस दे, तो 1 घंटा भी बहुत सफिशिएंट है घर में दे दे तो। मैं तो ऐसा है नहीं कि देखो काम को खड़े करवा देता हूँ, इतना ही करके लाओ, मेरा ही पढ़ो, ये करो करो, तो 4 घंटा उसको दे, कैसे नहीं निकलेगा, 1 साल
क्या 3 महीने बाद देख लेना, 2 महीने ही कर ले, फिर उनको देख लेना तेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है सिर्फ 2 महीने के स्ट्रगल में। अब तुम मेहनत नहीं करोगे और जेई जैसे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा की बात करोगे तो सीधी सी बात है नहीं निकलेगा, एक ही वर्ड है। तूने सोचा जिस हिसाब से तो मैं भी बोल सकता हूँ नहीं निकलेगा, तूने सोच लिया भाई ये चीज, तूने ये सोचा नहीं कि इसलिए करना क्या पड़ेगा क्यों नहीं निकलेगा। गाइड ट्वेल्थ चल रहा है, ये का पेपर देगा आराम से पूरी निकल जाएगा बिना ज़्यादा कुछ करे। 2 महीने अच्छा से पढ़ ले, खुद अपने आप तेरा मन करे कि टेस्ट भी दे लेता हूँ, पढ़ लिया तो बस ऐसे नहीं होता है यार। क्यों पहले सोचे तो नहीं हो पाएगा ना, क्यों नहीं हो पाएगा तो सोचे ही नहीं होते। इसलिए 1 महीने से ठीक की बात नहीं कर रहा था, मैं तो देखा 2 साल ठीक नहीं पढ़ रहा है तू, इसलिए एक दिन सोच भी रहा था मैं तो आज तक वहाँ भी बाद में कहीं लड़का आता है 1 साल से आ रहा है वो, 1.5 साल हो गया 11वीं से आ रहा है, 85% बने उसका रिजल्ट आया मैं। हाँ एमपी बोर्ड में, वो भी तो तेरे बराबर ही है ना, चल 1 साल बढ़ा है मान ले तो 1 साल में क्या हो गया तेरे हिम्मत आ जाता है उनको, वो तो 1.5 साल से पढ़ रहा है, वो मस्त वो सीरियस अगर किसी की तैयारी कर रहा है वो भी शायद वो भी निकल जाएगा, वो भी 1.5 साल तक गिरा है, वो भी स्कूल में जाता था सारे को, वो दिन भर बैठ के पढ़ लेता है, कैसे पढ़ लेता है, वो भी इंसान ही होगा ना, कमी तो अपनी शंकर है तो उसको दूर करो। तो फीस सब देते हैं, सुबह शाम आते हैं, टेंशन ही नहीं है, वो भी इधर ही रहता है पीछे सब्सिडरी के पीछे में। देखो तो मैं बोल रहा हूँ आगे बैठ, वहाँ डाउट है तो मैं बता दूंगा, वहाँ पढ़ लेंगे, एक अपना शेड्यूल बना दे पूरा, देख तेरे कुछ टाइम फिक्स है, इधर 11 बजे 11:30 तक फिक्स है, उधर 2:30 के फिक्स है, उसके बीच में इतना टाइम कहाँ जा रहा है सुबह से शाम तक, सुबह घर में पढ़े बाकी पूरा रात के 10 बजे तक पढ़े, वो रात के 9-10 बजे उठ के जाता है घर पे, खाना खाता है सो जाता है, मोबाइल में दुनिया भर की चीजों को भूल जा, सुबह फिर बैठे कोचिंग का कुछ तो कुछ भी पढ़ लिए याद करने वाली चीजें, फिर कोचिंग आ गए, फिर चुपचाप चले गए लाइब्रेरी, फिर शाम को इधर आ गए, फिर लाइब्रेरी आराम से आए 7 बजे भी आए तो 7 से 10 3 घंटे होते हैं, वहाँ थोड़ी गर्मी तो लगती है शाम को, और क्या भैया पढ़ाई के लिए ये सब देखोगे तो क्या खिड़की साइड बैठ जाओ, वहाँ भी ठंडा लगता है, तुमको चिल्ड थोड़ा होना, मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ, कल जैसा लड़का नहीं आया तो ऑफिस में तो इतनी गर्मी थी, एसी नहीं कुछ नहीं, फिर भी मैंने कल 15 टेस्ट दिया हूँ, पूरी ऑफिस से दर्द होने लगी थी, नीचे गया एक ठंडी बॉटल लिया, वही फिल्टर का ठंडा पानी भरा और आधा घंटा आग पे रख के तब फिर दर्द हुआ, और देखो खुद से मेहनत नहीं करूँगा तो फिर मैं बदल सकता ना। हाँ सुबह 4-4:30 बजे उठ गया था भाई मैं, फिर 5 बजे पूरा उनका एक भी आम नहीं मिला, इतना तूफान चल रहा था, सोचा ऊपर वाला आम गिरा होगा, बहुत तब एक भी नहीं मिला भाई, फिर यही पड़ा 2 घंटा सुबह वहाँ नीचे बैठ के ठंडे में हवा चल रही थी, लाइट भी नहीं थी तो मस्त बाहर थी ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात कुछ नहीं देखा जाता भाई, और हंसते रहो बस, हंसता तो नहीं कुछ। निकालना कोई बड़ी बात नहीं है,
है